टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन। फाइनली आज हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यूज़। तो इस वाले वीडियो में एमसीक्यूज़ भी हैं, तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं नहीं दूंगी, मैं उसके लिए आप पीडीएफ चेक करोगे जो कि टेलीग्राम लिंक पर है। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, शेयर विद योर अमंग योर फ्रेंड्स, और टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन करो ताकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की अपडेट्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती चली जाएं। तो हम सीधा ही अपने शॉर्ट के टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है आज रिलेटेड टू ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट से। देखो याद रखो, इस वाले शॉर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट का रेफरेंस है, तो हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। इस बार की जो पहली रिपोर्ट है वो है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के तहत सीओपी समिट हुई, हम सभी जानते हैं 29 की बाकू समिट हुई, बाकू में अजरबैजान में, जो कि रीजन है यूएनएफसीसीसी की ये मीट थी। इसी में ना ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 50% चांसेस हैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने के, कि वो 1.5 डिग्री से कंसिस्टेंटली तो 6 साल से बढ़ ही रहा है। 50% चांसेस है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस तरह से हमारा करंट रेट ऑफ एमिशन चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 50% ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1.5 डिग्री से भी आगे जाएगा, ठीक है, 6 साल के अंदर अंदर। फिर कह रहा है कि पहली बार ना जो थ्रेशोल्ड है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ना पॉसिबली ऐसा माना जा रहा है कि वो पार कर जाएगा, मतलब 1.5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ना, जिसको ये पब्लिश कर रहा है, ये रिपोर्ट जो ये 2001 में बनाई गई थी, ये ना एक तरह की ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है फ्यूचर अर्थ के बारे में। इसका काम पता है क्या है? ट्रेंड निकालता है, ये ट्रैक करता है ट्रेंड्स को, ग्लोबल कार्बन इमिशंस कितना सिंक है, क्या है। और ये ना कुछ ग्लोबल बजट्स को, 3 डोमिनेंट इसमें ग्रीन हाउस गैसेस को ये चेक करता है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट को पब्लिश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। जब भी आपसे ग्रीन हाउस गैसेस में डोमिनेंट पूछे ना, तो आप यही बताना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अच्छा, कार्बन का जो बजट है ना, उसमें बताया जा रहा है कि सीओटी जो इमोशन है, यानी कि ना इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ गया है, जिससे कि ना बोला जा रहा है कि इससे ना बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जैसे पेरिस के अगर आप अकॉर्ड चेक करते हो तो उसमें टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो की फाइंडिंग्स कुछ इसमें ऐसी सी हैं कि ग्लोबली ना ऐसा देखा जा रहा है कि फॉसिल बेस्ड जो CO2 इमिशंस हैं वो 37.4 बिलियन टन्स हर साल जो है, उसका रिकॉर्ड बहुत हाई जा रहा है। और लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल फॉसिल्स का, CO2 इमिशंस का, वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखो यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, चाइना में तो बहुत ज़्यादा है, 31% ना ये ग्लोबल फॉसिल CO2 इमिशन सबसे ज़्यादा कर रहा है चाइना इस समय। फिर यूएसए कर रहा है, फिर भारत कर रहा है 8%, यूरोपियन यूनियन कर रहा है। 2023 की रिपोर्ट ने बताया गया ना, जो 4 रीजन्स है ना, इन्हीं की वजह से, 4 रीजन्स मतलब ये वाले, चाइना, यूएसए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये अपने आप में ही ना इतने सारा कर रहे हैं। मतलब समझो आप 59% जो है ये वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, करंट एमिशन रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कह रहा है ग्लोबल जो इमिशन है ना, लैंड यूज़ चेंजेस की वजह से भी हो रहा है। कह रहा है ये भी एक कारण है, लैंड यूज़ के जो चेंज हो गया ना बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो जो लैंड है, बहुत ज़्यादा ना डिफॉरेस्ट हो गया, वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं बन सकता। तो वो हर साल ना, मतलब हर 10 साल में वो 20% ड्रॉप हो जाता है, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्ट होता जा रहा है। अच्छा, रिफॉरेस्टेशन जो किया भी जा रहा है, न्यू फॉरेस्ट लगाया भी जा रहा है, तो वो हाफ ऑफ परमानेंट को खाली फिल कर पा रहा है। तो लैंड और ओशन का भी सिंक देखो हो रहा है। देखो कितना नुकसान होता है CO2 इमोशन से बढ़ने से। CO2 इमोशन बढ़ेंगे, जैसे जैसे CO2 के इमिशंस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप समझ लो क्लाइमेट चेंज नेगेटिव ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका लैंड, आपका ओशन में कार्बन सिंक होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देगा। लैंड कम होने लग जाएंगे, ओशंस कम होने लग जाएंगे। तो इतना ज़्यादा बेहाल हाल हमने देखा कि इस रिपोर्ट ने हमें बताया। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ना, वो रिलेटेड है आपके अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चंस MCQ में भी होंगे, ध्यान से सुनना है। इसलिए अडाप्टेशन जो गैप रिपोर्ट है ना 2024 की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वालों ने सबसे पहले रिलीज़ करी है। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो इसको रिलीज़ करने के लिए UN की ही बॉडी है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाली, वो लॉन्च करती है। हर साल ना ये असेसमेंट करते हैं, अडेप्टेशन प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, फिनेंस में कितनी प्रोग्रेस है, वो सब बताते हैं। अडेप्टेशन गैप पता है क्या होता है? अडेप्टेशन गैप का मतलब है कि ना डिफरेंस, कि एक्चुअल आपने कितना अडेप्ट किया और स्टैंडर्ड कितना था, वो सबको आपको निकाला जाता है।
जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो ना अपना, तो टाइम टेबल में आप बनाते हो कि देखो जी ये मेरा एक्चुअल सेट डेटा है जो मैंने एक्चुअली अचीव किया, और इतना मेरा सेट जो मुझे कर लेना चाहिए था। पढ़ना 10 घंटे था पर मैंने खाली 8 ही घंटे पढ़ा, तो गैप कितने का आया? 2 घंटे का गैप आया। मतलब आप खाली कितना अडेप्ट कर पाए? 8 आवर्स ही कर पाए, उसके अलावा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन कितना है और सोसाइटल सेट गोल कितने थे। तो जो भी लिमिटेशन निकल कर आती है वही अडेप्टेशन गैप है, यानी अभी कई प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे काम नहीं किया गया, वही आपका अडेप्टेशन गैप है। अब ऐसे ना रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव बताएं कि अडेप्टेशन के लिए ग्लोबल वे में और इंडिया में क्या क्या प्लान्स करें हुए हैं। तो ग्लोबली तो ये हो रखा है कि पेरिस अग्रीमेंट है ताकि हमारी अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, यूएई फ्रेमवर्क है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस का, उसके लिए अडेप्टेशन फंड है। इंडिया भारत के लिए क्या है कि 8 नेशनल एमिशंस क्लाइमेट चेंज के बारे में है, नेशनल अडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज का एक फ़ंड है। अब ना यहाँ ना रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स बता रहा है, कह रहा है जो अडेप्टेशन गैप है ना वो हर साल ना 187 से लेके 359 यूएस बिलियन डॉलर्स तक सबसे पहले बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी प्रोग्रेस की बात करोगे तो इंटरनेशनल पब्लिक अडेप्टेशन जो फिनेंशियल फ़्लो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। यानी अगर आप देखो कि ना ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है, यानी कि ना यहाँ पर देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा ना अडेप्टेशन फिनेंस को ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में बोला जा रहा है कि भाई वो बढ़ता जा रहा है। अब ना देखो अडेप्टेशन के फ़ायदे तो हुई, इससे ना आपके ना क्लाइमेट रिस्क कम होता है, एम्बिशियस एडेप्टेशन से आपका हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर यूएसए के अंदर 16 बिलियन डॉलर ना एग्रीकल्चर पे पैसा लगाया जा रहा है हर साल, ताकि 78 मिलियन पीपल जो है क्लाइमेट चेंज से जो कि क्रॉनिक हंगर का शिकार हो सकते हैं, भुखमरी का शिकार हो सकते हैं, उनको बचाया जा सके। अब देखो क्योंकि हम ना एक एक शब्दों को भी ध्यान से समझें, आपके सामने एक शब्द आया क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर का मतलब समझते हो? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक व्यक्ति कंसिस्टेंटली भूखा है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, या क्वांटिटी में कम है, क्वालिटी में कम है, समझ रहे हो? तो पॉवर्टी इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ योर क्रॉनिक हंगर अराउंड द वर्ल्ड, जिसे हायर वेल्थ, लोअर से आपके मिडिल इनकम कंट्री सभी अफेक्टेड रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए यूएसए ने 16 बिलियन डॉलर हर साल वो एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपना अडेप्टेशन गैप की ही रिपोर्ट ने ना कुछ बातों को और जिक्र करने को बोला है, कह रहा है कि ना इसमें ग्रेग इसके अडेप्टेशन गैप को ब्रिज करने के लिए कुछ बातों को मान जाओ। अब कह रहा क्या कह रहा COP29 में ही इन्होंने बोला आप क्या करो, NCQG कर दो, यानी कि आप कुछ ना न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बना दो क्लाइमेट फिनेंस के लिए कि कैसे कैसे फिनेंस इसमें लगाया जाएगा, कैसे कैसे पैसा कितना दिया जाएगा, और जो भी फैक्टर्स हैं, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पड़े, इसको सबसे पहले इसको लेके चलना है, इसको एक सेंट्रल आइडिया की तरह लेके चलना है। तो कभी भी जैसे फाइनेंसिंग नीड हो, शिफ्ट होना हो, रिएक्टिव इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग तो एंटिसिपेटरी स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनाना है। तो मेन मुद्दा क्या है? फिनेंस। इसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करते चले जाना है, ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसने ना इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 को रिलीज़ किया है। अब रिपोर्ट का फोकस पता है क्या है? ग्लोबल इमिशन ट्रेंड्स को चेक करना, फ्यूचर प्रोजेक्शंस करना, फिर ये देखना कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम नेक्स्ट NDCs, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट को चेक कर पाएँ। अब नेशनली डिटरमाइंड गोल्स क्या क्या हैं इसको हम देखते हैं। नेशनली डिटरमाइंड गोल्स कंट्रीब्यूशन क्या है कि नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स है हर कंट्री करती है ताकि हमारा ग्लोबल गैस इमिशन कम हो। फिर पेरिस एग्रीमेंट करा गया ताकि NDCs को हर साल अपडेट कर सकें हम। तो ना यहाँ पर ना यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो इमिशन, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, तो क्या आप जवाब दोगे? यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो ये रिपोर्ट निकालता है। अब इसकी ना की ऑब्जर्वेशन समझो क्या है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ना वो नया हाई तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 57 गीगाटन्स तक बढ़ गया है, CO2 का लेवल बहुत बढ़ गया है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 3rd है इन टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन में। बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है करंट और हिस्टोरिक, अगर आप इमिशंस को थोड़ा सा कंपेयर करते हो तो 6 लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेज इमीटर्स हैं और 63 जो आपके % ग्लोबल आपके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं। यहाँ पे समझ लो आप 6 ऐसे लार्जेस्ट आपके ग्रीन हाउस गैसेज इमीटर्स हैं। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में तो आप वो खाली 3% ही कर रहे हैं। कहते देखो कितनी शर्म की बात है कि अगर आप देखो 6 लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर अकाउंटेड फॉर ग्लोबली 63%, जबकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ने तो खाली ग्रीन हाउस गैस इमिशन खाली 3% बढ़ाया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लो आप, ठीक है। इंडिया ने हिस्टोरिकली CO2 का जो इमिशन है बहुत कम यूज़ करा है। ऐसी चाइना में
हमसे भी ज़्यादा यूज़ हुआ है। देखो इंडिया का सिर्फ 83 है और चाइना और यूएसए का कितना ज़्यादा इमिशन इन्होंने फैलाया है। क्या हेल्प कर रहे हैं ये हमारी। फिर मिसिंग एनडीसी टारगेट्स को ये फुलफिल तो करते नहीं है। 2030 तक आपको करना है, कुछ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ कहाँ अडॉप्ट करी हैं अभी तक आपने। तो रिकमेंडेशन में कह रहा है कि अगर आप सचमुच ये कसम खाना चाहते हो ना और सच में वादा करना चाहते हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग लिमिट हो जाए, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है सारे जो कंट्रीज़ हैं मिलकर ना 42% एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 2030 तक रोकें और 57% 2035 तक, ऐसा उन्हें प्लान करना पड़ेगा। और कह रहे सारी गैसेस पे ध्यान देना है जितनी भी लिस्टेड है ना क्योटो प्रोटोकॉल में। अब आपके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ये सभी सेक्टर्स को कवर करना है, समझ रहे हो बात। फिर डिप्लॉय करना है आपको सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करो, विंड एनर्जी को करो, ताकि ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इमिशन है 38% इमिशन 2035 तक 2035 तक कंप्लीट होते होते रिड्यूस हुए। आपका ज़्यादा ध्यान सोलर फोटोवोल्टिक यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। नेक्स्ट अगेन एक रिपोर्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, पीपीआर। क्या है समझते हैं। कहता है कि यून इन्वायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड का कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, IUCN है, वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है सबसे पहली बात। अब प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 क्या कह रही है, कह रही है ऐसी पहली रिपोर्ट है जो ना ग्लोबल स्टेटस को असेस करने की बात कर रही है, प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया वाली। ठीक है, इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको चेक करने की। अब प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है कि ऐसा डिफाइंड एरिया जिसमें ना जो कि रेगुलेटेड है, जिसको मैनेज किया जा रहा है ताकि स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, जो कि डिफाइंड एरिया है जिसको रेगुलेट और मैनेज करना है ताकि एक स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। फिर सेकंड है कंजर्व्ड एरिया, यानी वो एरिया जो कि ना आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है, जिसको आप मैनेज कंजर्व करोगे इकोसिस्टम की हेल्प से, लोकल वैल्यूज़ को ऐड करके। समझ में आ रहा है। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये ऐसी पहली रिपोर्ट है जो ग्लोबल स्टेटस को डिफाइन करती है, असेस करती है। ये प्रोटेक्टेड एरिया को बताती है, ये डिफाइन करती है। कंजर्व्ड एरिया टारगेट 3 जो है उसमें यही हमने कसम खाई हुई है कि 30% हमारा जो ग्लोबल नेटवर्क PCA का एक्सपेंड हुआ है उसको हम इस तरह से करेंगे कि सभी इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट मिलती जाए और सभी के पास इक्विटेबल तरीके से चीज़ें जाएँ। तो ना यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व्ड एरियाज़ को, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपका है, या आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन वाला, या कापा है। ये सारे के सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे काम चल रहा है। आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, ध्यान सुनना। ग्लोबल कवरेज ऑफ PCAs जिसमें ना 17.6% तक ना ये पहुंच चुका है टेरेस्ट्रियल लेवल पर इनलैंड वाटर्स में। 8.4% इसका ना मरीन एंड कोस्टल एरिया में बढ़ गया। यानी आप समझो कि जो भी ना ये कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली ना इसकी फाइंडिंग्स देखो आप कि कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ को रखा जा रहा है, लैंड में भी, टेरेस्ट्रियल वे में भी, हर तरह से। आप समझो जो 2/3 जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया है ना उसको पार्शली कहीं ना कहीं फुल्ली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 32% जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। 82% लैंड प्रोटेक्टेड कनेक्टेड है। डेटा पूरा दे रखा है कैसे कैसे उसे कर रखा है। तो वे हेड में पता है क्या कह रहा है, कह रहा है आप सबसे पहले ना अपने ना इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल टेरिटरीज़ को ना रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करो उनको, क्योंकि उनको आपकी मदद की सबसे पहले ज़रूरत है। फिर GBF जो आपको ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फंड है उसके लिए कमिटेड रहो और एटलीस्ट कम से कम $200 $200 बिलियन हर साल अगर अचीव करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिना इन्वेस्ट किए, स्पेसिफिकली कहा गया है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होनी चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज़ ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, कंजर्वेशन एरियाज एंड ऑल को। नेक्स्ट रिपोर्ट इज, देखो कितनी सारी रिपोर्ट आप देख रहे हो। नेक्स्ट रिपोर्ट इज ऑन एन आई ऑन मिथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट। ध्यान रखना, देखो मेरी बात सुनो। इस रिपोर्ट का ये 4th एडिशन आया है। हर साल इसको ना UNEP निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है। प्लीज़ उसका ना एक कॉलम बना के उसको कहीं नोट डाउन कर लो, सो दैट आप भूले ना आपको पेपर देते वक्त भी। ठीक है, और इसके साथ ही ना इंटरनेशनल मिथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये इस पे काम कर रही हैं कि मिथेन को चेक किया जाए। अब मिथेन पता है कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, 86 टाइम्स सबसे ज़्यादा ना ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये फैलाती है। आप समझो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दिस इज द सेकंड गैस जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। फिर ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इसका 12 साल चलता है। फिर ये प्रीकर्सर है टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट की, ट्रोपोस्फेयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत धक्का पहुंचाती है, क्रॉप इससे ख़राब होती है। सोचो खेती ख़राब हो रही है, आपका लंग्स ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। उसकी वजह से पता है क्या होता है, होती कहाँ से, 60% इसका मिथेन का इमिशन ना
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, एग्रीकल्चर करने से, फॉसिल फ्यूल से, वेस्ट की वजह से। तो जो IMEO जो इसको पर काम कर रहा है इस रिपोर्ट पे, मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी जो इंटरनेशनल लेवल पर है, ये कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। ये लोगों ने ना क्या किया, इन्होंने कहा ग्लोबल मीथेन प्लेज करेंगे, जिसमें हमारा सारा ध्यान होगा कि हम एक्शन लें मीथेन इमिशन पर। तो उन्होंने ना इसी पे ऑयल एंड गैस मीथेन पे डेटा रिग्रेस तरीके से बनाना शुरू कर दिया, मैथ मीथेन साइंस स्टडी ये सब काम करने लग गए। तो ना इस रिपोर्ट में कुछ बातें निकल कर आई, कह रहे भाई साहब देखो जी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि ह्यूमन कॉज मीथेन है, इमिशन है बहुत, और समझो 1/3 जो प्लानट का करंट वार्मिंग है उसको बढ़ा रहा है ये। दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है ये ना ऑयल एंड गैस सेक्टर से इमिशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको ठीक करना है। और ना फिर ना स्टील सप्लाई में भी ना इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। मेटलर्जिकल कोल का, स्टील का प्रोडक्शन 1/10 एनर्जी सेक्टर को मिथेन इमिशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। फिर ना पुअर रिस्पॉन्स है इमिशंस का, जैसे मार्श आई में सारे अलर्ट कंट्रीज़ को कर तो देते हैं ये, लेकिन ना बहुत ज़्यादा इन अलर्ट्स का ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं मिथेन इमिशन के लिए करोगे क्या। तो ना ग्लोबल वे में तो ग्लोबल मिथेन प्लेज को लिया हुआ है। तो बताओ मुझे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ग्लोबल मिथेन प्लेज कब लिया, इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब तक है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्लोबल मिथेन अलायंस बनाई गई। इंडिया ने भी इवन ना निकरा करके प्रोजेक्ट लेकर आए थे, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। ऐसे ही हमारा गोवर्धन स्कीम है, न्यू नेशनल बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं ताकि ना मिथेन का इमिशन हमें कम करना है, क्योंकि ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। देखो अगेन रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स हैं गाइस, प्लीज़ इसको ना अलग से बना लो ताकि ना प्रीलिम्स के टाइम्स पे आपको दिक्कत ना हो। एक ना अलग सा डेटा बना लो, ऑल्दो ये PDFs वगैरह जाएंगी, बट एक ना डेटा अपने पास अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखो कि ना इमिडिएटली याद आ जाए। कहीं ऐसे में कोट करनी हो, किसी आंसर में कोट करनी हो, तो कुछ चीज़ें ना बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए कि जैसे आपने ओपन किया, हाँ यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें याद नहीं आता कि किस मंथ की मैगजीन में है, ऑल्दो बहुत हाईलाइट करके टैग्स वगैरह डाले जाते हैं, हर चीज़ की जाती है, बट यू शुड ऑल्सो अवेयर अबाउट, थोड़ा लिख के करोगे तो याद भी रहेगा। अच्छा, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को 2024 की वैसे निकालता कौन है, रिलीज़ कौन करता है, IEA रिलीज़ करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसमें ना कुछ फाइंडिंग्स आई हैं कि ग्लोबल जो एनर्जी एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर लेबर मार्केट ट्रेंड्स इन 2023। यानी कि क्या है, ग्लोबल में जो एनर्जी एम्प्लॉयमेंट है उसकी परफॉर्मेंस आउट चली गई है, आउट परफॉर्म्ड हो गया है वो। अब ना यहाँ पर कह रहा है, देखो अगर आप ना जॉब की ग्रोथ चाहते हो ना, तो प्राइमरी इंजन तो आपका क्लीन एनर्जी होना चाहिए। अगर आप सही में चाहते हो ना कि जॉब्स की ग्रोथ होती चली जाए स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर में, तो आपको काम किसके लिए करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी के लिए करना पड़ेगा। क्या ना, देखो जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया का स्पेसिफिक लेके चलते हैं। क्या ना, इंडिया में ना एनर्जी जॉब्स 8.5 मिलियन है, दैट इज़ 1.5% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा एनर्जी सेक्टर का है। और इंडिया के जो एनर्जी सेक्टर लाइक मैनी अदर्स इनफॉर्मल लेबर है वहाँ पर। एनर्जी का वर्कफोर्स पर्टिकुलरली अगर आप क्लीन एनर्जी के लिए लेते हो ना, और गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेती है ग्रोथ वगैरह करने के लिए, तो बहुत सारी जॉब क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग आई है कि ना आप समझो बात को, अगर आप चाहते हो कि वाकई वर्कफोर्स एनर्जी में बढ़े, तो उसके लिए आपको काम क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी वाले सेक्टर्स में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, आपका जो शॉर्ट है वो है CO2 मिथनॉल प्लांट, यानी वर्ल्ड का पहला CO2 मिथनॉल प्लांट NTPC द्वारा विंध्याचल में लॉन्च किया गया। NTPC जो है ना, विंध्याचल में उसने ये प्लांट लॉन्च किया। NTPC ने अनाउंस सक्सेसफुली करा कि ना जो CO2 कैप्चर की जाती है ना, फ्लू गैस विद हाइड्रोजन, उसको प्रोड्यूस करना है प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से। इसमें फिर देखो क्या होता है, NTPC ने ना सक्सेसफुली ना CO2 को कैप्चर करा। कैसे किया, फ्लू गैस से विद हाइड्रोजन की मदद से। अब ये क्या करता है, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करके मिथनॉल बनाया जाता है, ठीक है। NTPC ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला इंडिजिनस मिथनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट वाला काम किया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ध्यान समझना। ये सबसे हिस्टोरिक स्टेप है कि कार्बन को आप मैनेज कर रहे हो और फ्यूल की प्रोडक्शन को सस्टेनेबल कर रहे हो। अब मिथनॉल प्लांट का फुल फॉर्म याद रखना, CH3OH होता है। ये मिथाइल वुड अल्कोहल है, सिंपलेस्ट अल्कोहल है, पानी में मिक्स कर देते हो आप, कलरलेस है, क्लियर है, फ्लेमेबल लिक्विड है, और इसका जो ओडोर का सिमिलर टू इथनॉल डिस्टिंक्टिव है, बेसिकली ड्रिंकिंग अल्कोहल की तरह ये काम करती है, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने शॉर्ट पे, जिसमें ना हम बात करेंगे कि ईवी को ना एज अ सर्विस प्रोग्राम गवर्नमेंट कह रही है कि हमें लेना है। कैसे लेना है? जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, इन्होंने ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम चलाया कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड द्वारा, और ये एक सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। ये क्या करती है? फॉलो करेगी आपका पीएम ई ड्राइव स्कीम को आगे बढ़ाएगी। क्या कराएगी? पीएम ई ड्राइव स्कीम्स को आगे बढ़ाएगी ताकि फास्ट ट्रैक इंडिया का शिफ्ट जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ बढ़े। अब ईवी एज अ सर्विस मॉडल ना आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हाई फ्रंट कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। मान लो आप ना ईवी व्हीकल खरीद रहे हो तो आप ना सब्सक्रिप्शन बेसिस पे खरीद सकते हो। आपने 5000 ई कार्स डिप्लॉय कर दिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने नेक्स्ट 2 ईयर्स में कर देगा। और हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है क्योंकि हम ना पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी जो हमने पंचामृत किया था उसमें हमने कहा था नेट ज़ीरो इमिशन को 2070 तक ना ज़ीरो कर देंगे। तो वो इसीलिए इस पहल को चलाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ना टाइगर रिजर्व, आपको पता चला था, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कुछ दिन पहले। गुरु घासीदास तैमौर पिंगला टाइगर रिजर्व हमारा 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हो चुका है। कैसे बना? इसको ना एनटीसीए ने, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, उसने नोटिफाई करा कि भाई इसको लाया जाए, दोनों नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दोनों को लेकर ये आए हैं और इससे इन्होंने टाइगर रिजर्व फॉर्म कर दिया है। आफ्टर गुरु घासीदास तैमौर पिंगला टीआर इसको नोटिफाई करा गया छत्तीसगढ़ में। चौथा टीआर है इंद्रावती उदांती सीतानंदी, अच्छा ना सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको नोटिफाई करता गया है। थर्ड लार्जेस्ट आपका टीआर है आफ्टर नागार्जुन, श्रीशैलम एंड मानस के बाद। अच्छा, टीआर बेसिकली कंप्राइज क्या करता है? इसमें कोर क्रिटिकल एरियाज हैं, बफर पेरिफेरल एरियाज हैं। रिक्वायर्ड एज एन इनवायलेट का, देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जब भी कोई भी इलाका ना टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, इसका मतलब है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को अफेक्ट नहीं किया जाएगा, वायलेट नहीं किया जाएगा। वहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जाएगा, समझ रहे हो? और लोकल राइट्स वगैरह ये सब डिटरमिन ग्राम सभा करेगी, समझ गए? एक फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ना अगर लोकेशन के बारे में पूछ ले कि गुरु घासीदास तैमौर पिंगला टाइगर रिजर्व है का, तो जोग्राफिकली इट इज़ सिचुएटेड नियर टू योर छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड पाशलीन बागेलखंड वाले प्लेट्यू में। यहाँ पे फौना कौन सा रहती है? लेपर्ड है, हाइना, जयकाल, वॉल्फ, स्लोथ बियर्स रहते हैं। रिवर यहाँ पर हासिदियो गोपर और बरंगा पड़ती है यहीं पर। इसमें ही आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी बना रखा है। टीआर को कंडीशनली यहाँ पे संजय डुबरी जो यहाँ पर है वो कनेक्ट किया गया है विद बांधवगढ़ और पलामऊ टीआर झारखंड वाला। ठीक है, तो ये लैंडस्केप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बहुत ज़्यादा नेटवर्क पॉपुलेशन से कनेक्ट करा जा रहा है और सिग्निफिकेंस यही है कि हैबिटेट कनेक्ट हो पाए, जीन फ्लो, रिड्यूसिंग इन ब्रीडिंग रिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोरल ट्रायंगल को लेकर। तो देखो आप जी डायग्राम देख रहे हो कोरल ट्रायंगल का। कोरल ट्रायंगल एट रिस्क की रिपोर्ट आई फॉसिल फ्यूल थ्रेट एंड इम्पैक्ट करके। ठीक है, 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये रिपोर्ट आई। हम सीबीडी पढ़ी चुके हैं, उसी की रिपोर्ट आई है कोरल ट्रायंगल्स को लेकर। ये कह रहा है कि ना अर्थ इंसाइट वालों, स्काई ट्रुथ वालों ने हाईलाइट करे कि भाई साहब डर जाओ। कह रहा है किस बात को? कह रहा है कोरल ट्रायंगल बहुत खतरे में है। कह रहा क्यों? कह रहा है इनको फॉसिल फ्यूल से बहुत खतरा हो गया है। कह रहा कैसे? कह रहा कोरल ट्रायंगल में ना 7 कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की, मेलेनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर लिस्ते, सोलोमन आइलैंड, ये सारी ना कंट्रीज आती हैं, मतलब 7 कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। और ये वर्ल्ड का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी आपका मरीन रीजन है। अब कोरल ट्रायंगल बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचो वर्ल्ड की कोरल पॉपुलेशन यहाँ पे 76% रहती है। 2000 यहाँ पे कोरल फिश स्पीशी रहती है, 6 और 7 सबमरीन टर्टल्स रहते हैं। 100 मिलियन लोगों का ये खाना है, उनकी इनकम है, उनके रहने का साधन है। इसीलिए इसको ना निकनेम दिया गया अमेजोन ऑफ द सीज़। कह रहा आप इसको ही ना अपने थ्रेट में डाल दिया है इतने लोगों की ज़िंदगी को, क्योंकि 100 जो ऑफशोर ऑयल जो गैस ब्लॉक कर रखे हैं करंटली आपका यही ट्रायंगल में चल रहे हैं। इसके ना ट्रायंगल का डेलिकेट जो इकोसिस्टम है वो बेचारा भड़क के जाता है, ख़राब हो जाता है ना। देखो जब ना बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होगी, आप तो जो माइनिंग करोगे, ऑफशोर ऑयलिंग एंड गैस निकालोगे, तो कोरल रीफ मैनग्रोव पे बड़ा ख़राब असर पड़ेगा। फिर यहाँ पे ना स्पीशी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है शिपिंग और एक्सप्लोर करने में, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा मैनमेड नॉइसेस से ना एनिमल डर जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका ना हीयरिंग पार चली जाती है। तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट की आई कि भाई साहब मॉनिटोरियम करो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कोरल ट्रायंगल में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक्सपर्ट ने रिकमेंड करा कोरल ट्रायंगल्स को पर्टिकुलरली सेंसिटिव सीड एरिया में क्लासीफाई करो ताकि ना स्पेशल प्रोटेक्शन हो पाए, इनको ना हमें हार्मफुल मैरीटाइम एक्टिविटीज से बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है सुनामी रेडी विलेजेस के बारे में। देखो क्या है ये विलेजेस हैं उड़ीसा में।
इसको ना कॉन्सेप्चुलाइज यूनेस्को ने करा है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन द्वारा करा गया सुनामी रेडी के नाम से। 24 कोस्टल विलेज हैं उड़ीसा में जिसको रिकॉग्नाइज करा गया सुनामी रेडी के नाम से ड्यूरिंग द सेकंड ग्लोबल सुनामी सिम्पोजियम इंडोनेशिया में, बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड के द्वारा। NTRB से साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, या ऑफिसर्स हैं NDMA के, सब ने इसको मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये बेसिकली पता है क्या है, ये ना TRRP जो है, सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम जो है ना, वॉलंट्री इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है, ताकि ना प्रिवेंट किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके ग्लोबल कोस्टल जोन्स को। तो सुनामी रेजिलियंस बनाना है हमें, अवेयरनेस प्रिपेयर्डनेस देनी है बेसिकली। तो 12 यहाँ पर ना प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर्स हैं, ताकि कंसिस्टेंटली इवॉल्व होता जाए, रिकग्नाइज किया जाए। अब देखो सुनामी क्या होती है, सुनामी बेसिकली क्या है, वेव्स एनॉर्मस वेव्स आ जाती हैं जो अंडर वाटर डिस्टर्बेंस करती हैं, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, कोस्टल रॉक फॉग, ये सब होता है। सुनामी का ना मतलब देखो जापानीज वर्ड सू से निकला है, मतलब हार्बर, नामी मतलब वेव्स। तो 500 मिलियन पर घंटे की अगर रफ्तार से शेलो वाटर में सुनामी आ जाएगी तो समझो इतना ज़्यादा यहाँ से ना, तो वेवलेंथ डिक्रीज धीरे धीरे होती है, बट पहले एकदम तेज़ी से आएगा। तो सुनामी ना डिपेंड करती है कि ना जो ओशन की डेप्थ, उसकी स्पीड कितनी है ओशन वेव्स की। देखिए वेव का सोर्स नहीं, बल्कि वेव इसमें बेसिकली ओशन डेप्थ में कितनी वेव से आ रही है। भारत ने भी सुनामी को लेके कुछ ऐसे प्रावधान लिए हैं, जैसे इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं, विच प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज टू 25 इंडियन ओशन कंट्रीज़, ताकि सुनामी जो बोए सिस्टम है ट्रांसमिट कर पाए। NDMA की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, कुछ मॉडलिंग करा गया, कुछ मैपिंग करा गया है, तो ये करा हुआ है। अच्छा, इसके बाद दाना आया। दाना मतलब डिप्रेशन अल्सदा लेवल सेल्टॉस, मतलब यहाँ पे ना कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड थी ये स्पेन में। और पता है क्या होता है डाना, मतलब एक फिनोमिना है जिसमें ना बहुत बड़ा ना कोल्ड पोल एरिया जो है, मास उसका ना आइसोलेटेड पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है। पोलर जेट स्ट्रीम से वो आया, ठीक है, और ना वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से। तो ये ना बहुत कॉमन स्टॉर्म नहीं है, बड़ी खतरनाक सी होती है। इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना कोलाइड करेगा वार्मर मोर ह्यूमिड मेडिटेरियन सी में, बहुत बड़ी बड़ी स्टॉर्म्स निकलेंगी। तो अनलाइक इन अ कॉमन स्टॉर्म, नाना कैन रिमेन स्ट्रैंडेड इन सेम प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉम्ब साइकिल के बारे में। बॉम्ब साइकिल स्ट्रक हुआ नॉर्थ वेस्टर्न US और वेस्टर्न कनाडा में। इसको ना बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं। ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, लो प्रेशर रीजन में आता है, 24 घंटे चलता है। इसमें ना पता है क्या होता है, सेंट्रल एरिया का जो प्रेशर है ना वो एकदम से गिरता है, एटलीस्ट 24 मिलियन बार 24 घंटे में। तो जो ओशन में हो रहा है ये मेजॉरिटी ट्रॉपिकल नॉन ट्रॉपिकल नेचर का होता है, और इसमें ना बहुत सारे वेदर इवेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत गंदा गंदा सा, मतलब मौसम बड़ा गंदा हो जाता है। कभी ब्लिजर्ड्स आ रहे हैं, कभी बहुत बड़ी बिजली कड़क रही है धर 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 धर, और कभी कभी बहुत तेज तेज बारिश हो रही है। तो बहुत बॉम्ब साइक्लोन उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत, मतलब 24 घंटे में ना बहुत कुछ ड्रॉप हुआ है, बहुत बुरी तरह टेम्परेचर गिरा है, बहुत बुरी तरह एयर प्रेशर गिरा है, इस वजह से ऐसा होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट है, लेक करीबा के बारे में। लेक करीबा सबसे पहली बात है ड्रेन हुई है, ड्रॉट पड़ गया था यहाँ पर, और कॉजिंग पावर शॉर्टेज इन द रीजन। आर्टिफिशियल लेक है, रिजर्वायर वॉल्यूम है इसका वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सेंट्रल अफ्रीका में है, जम्बेजी रिवर में, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1950 में ब्रिटिशर्स ने किया था, और डैम है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जनरेट की जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल, यहाँ पे ना पता है फिशिंग वगैरह भी की जाती है। अब चक्कर क्या हुआ, ये ड्रॉट पड़ गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है, मतलब आप समझो आपकी फिशिंग की इंडस्ट्री के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। तो दैट इज़ वाई लेक करीबा इज़ इन द न्यूज़। तो अगर क्वेश्चन आए कि लेक करीबा का रीजन जो है वो लोकेटेड कहाँ है, तो बताना है सेंट्रल अफ्रीका में है, जम्बेजी रिवर है वहाँ पे जा रही है बेसिन में, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर योर शॉर्ट्स। कल से सोशल इशू स्टार्ट होगा। इमीडिएटली हम ना क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सो दैट हम क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो क्वेश्चंस में बेसिकली यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें UNFCCC के बारे में दे रखा है 2015 का, आपको उसको ना रीड करना है और बताना है इसमें सही आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते जाओ, वीडियो पॉज करते जाओ, देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। और ना बिल्कुल चिंता मत करना, इसको मैं आपके टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कराऊंगी, मतलब इसको आप मैं डालूंगी। फिर क्रिप्टो प्रोटोकॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, देखो है ना, तो वो भी आपने देखना है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत तेज़ी में नहीं करना कि आप गलत गलत आंसर्स देते रहो, ठीक है। तो चेक करो आप कितना कर पा रहे हो, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड बाय द वीडियोज़, है ना। थोड़ा आपको भी बहुत सारी क्लैरिटी होएगी इससे। तो सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी उठाए गए मैंने, क्वेश्चन ना बड़े सारे उठाती हूँ मैं कि भाई आपकी ना अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को लेके अच्छी होती जाए। तो देखो आप ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर्स के लिए आपको टेलीग्राम लिंक पे, क्योंकि पूरा PDF ही डाला होगा तो आप वहीं से देख लेना, है ना।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।